Hello, my dear friends. Welcome into the one more session of the exercise. In the last session, we have discussed the total 14 numericals of the exercise 2.1 to the 2.40. From that, I have given you 2.9 numerical by yourself. Okay, and one or two small numericals, okay, of the additions or the volume, okay, that I have left for your exercise. Okay, and in the PDF I hope you have seen that is very easy and you can calculate it by yourself. Okay, so I have left it out, so that is 2 or 3 numerical, right? So I remind you 2.9 and 1 or 2 numericals, okay, आपको खुद देख लेने हैं जो मैंने PDF में भेजे थे आपको लास्ट में. 2.9 आपको सॉल्व करना है, वो मैंने ना PDF में दिया है, बट उसके जैसा ही न्यूमेरिकल हमने इमेज वाला शो किया हुआ है, मैग्निफिकेशन पावर वाला, आउटपुट अपॉन इनपुट, मैंने जो लास्ट सेशन में बताया था वो आपको करना है. अगर नहीं आता है तो मुझे पूछ लेना डाउट में. ओके, चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं. तो 2.15 नंबर का न्यूमेरिकल है वो कुछ इस प्रकार है. अ फेमस रिलेशन ऑफ द फिजिक्स, ओके, that gives the relation between m and m0. m is the mass of the particle and m0 is the rest mass. Okay, and that is related with the velocity v, object velocity, and the velocity of the light c. Okay, and while a person is write this formula, he forget to place the c, यानी उसको सी कहाँ पे लगाना है वो भूल गया है. तो आपको इस इक्वेशन में सजेस्ट करना है कि सी को कहाँ प्लेस किया जाए जिससे वो परफेक्ट रहे. ठीक है, यानी कि बाय द डायमेंशनल एनालिसिस आपको इसे जज करना है कि सी को कहाँ प्लेस किया जाए. पता चला? चलिए, अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी डायमेंशंस होते हैं या हर एक टर्म की जो डायमेंशंस होती है वो इक्वल होनी चाहिए. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास मास है यानी कि m1. ओके, राइट हैंड साइड आपके पास दो टाइप की टर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. ओके, अब न्यूमरेटर में ही ऑलरेडी मास आ चुका है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसमें कुछ भी नहीं बचना चाहिए. ओके, यानी कि m बच गया या l बच गया या कुछ भी बच गया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नहीं होगा. ओके, यानी डिनोमिनेटर की जो टर्म है एंटायर वो क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होगी. तो और तो ही हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ओके, क्योंकि m1 और m1 ऑलरेडी है, दोनों मास है. m is the total mass, m0 is the rest mass. ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर जो बचा वो डायमेंशनल लेस होना चाहिए. आप c को ऐसे ही प्लेस कर सकते हो जिससे क्या बने कि ये पूरी टर्म डायमेंशनल लेस हो जाए. अब डिनोमिनेटर में चेकआउट करो तो दो टर्म है जो सब्सट्रैक्शन साइन से अलग हो रही है, 1 और वी स्क्वायर. ठीक है, अब 1 भी क्लियर कट है. 1 क्या है, आपका नंबर है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है. ठीक है, तो अब एक ही पोजीशन बचती है कहाँ पर, v के नीचे. ओके, अब 1 के नीचे या एंटायर डिनोमिनेटर तो आप c नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि 1 डायमेंशन लेस है, तो उसके नीचे या मल्टीप्लिकेशन में c दोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो अब दूसरा चांस क्या है, v के नीचे. अब 1 के नीचे c के मल्टीप्लिकेशन में भी दे सकते हो. दूसरा ऑप्शन क्या कर दे, c से मल्टीप्लाई कर दे तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा टर्म बनेगा. बट जो दूसरा टर्म है उसका और पहले टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं होगा. क्यों? यहाँ पे क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर फिर से मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर.
कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखिए। तो 1 डिवाइडेड बाय, अगर हम c को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, 1 माइनस वी स्क्वायर इज टू हाफ है। ओके, तो ये रूट के अंदर जाएगा तो पहले तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो अंदर होगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा बनेगा, और फिर ये रूट के अंदर और 1 अपॉन। अब इसका डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस इसका डिमेंशनल फॉर्मूला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हो दोनों की डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं है। ओके, यानी मैं सी मल्टीप्लिकेशन में नहीं भेज सकता, डिवीजन में तो भेज ही नहीं सकता। ओके, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में भेजूंगा तो 1 अपॉन सी स्क्वायर बराबर, तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर उल्टा हो जाएगा, और माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायमेंशन और यहाँ पे बिना डायमेंशन वाला भी नहीं चलेगा, हर एक टर्म के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब एक ही कंडीशन बचती है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस मुझे दिया हुआ है वी स्क्वायर। ओके, तो मैं क्या करूँ, इसके नीचे टर्म लगा दूँ सी स्क्वायर। ओके, तो काम बन जाएगा, कैसे देखना। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और डिवीजन में भी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कट गया, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस, और 1 भी डायमेंशन लेस है, तो आपका काम बन जाएगा। ओके, गॉट इट, पता चला। ओके, तो हम इसे कहाँ लगाएंगे, ओके, हम कहाँ लगाएंगे इसको, v के नीचे। अब वी स्क्वायर ही क्यों लगाया है वो भी आपको आइडिया हो जाएगा, सॉरी सी स्क्वायर ही क्यों लगाया वो आपको आइडिया हो जाएगा। क्यों, अगर हम अंदर भेजते हैं या नीचे लगाते हैं तो वो उसके टर्म में ही होना चाहिए, जिससे दोनों की डायमेंशन इक्वल बन जाए। ओके, सो बाय करेक्टिंग द इक्वेशन बाय द डायमेंशनल एनालिसिस, हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होने चाहिए, और वो कैसे बनेगा मैंने आपको समझा दिया। अब मैं लिख देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैंने लिख दिया है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों साइड के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और वो कब होगा, अगर हम इस टर्म 1 माइनस वी स्क्वायर होल रेज़ टू 1/2 यानी कि रूट में, ओके, हम वी स्क्वायर के नीचे हम अगर सी लगाते हैं तो ही ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस होगा। ओके, सो 1 minus v square is to 1/2 must be dimensionless, and it can be only if we place the c square in division of v square. So correct equation m is equal to m0 1 minus v square upon c square whole raised to 1/2 होगा। ठीक है, पता चला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The convenient unit at the atomic scale is angstrom. Okay, and इट कैन बी इंडिकेटेड बाय 1 ए के में यहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, एंड you have been given the size of the hydrogen atom is 0.5 angstrom. ओके, एक्चुअली साइज की जगह यहाँ पे रेडियस लिखना चाहिए, बट जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको साइज ही उसकी रेडियस दी गई है ऐसा मानना है। ओके, क्योंकि वो बहुत ही छोटी होती है। आप डायमीटर लोगे उसकी आधी करोगे और भी कैलकुलेट करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं होगा, आंसर आपका ऑलमोस्ट सेम आएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसा होगा कि सर साइज दी है तो न्यूक्लियस साइज, आप हाइड्रोजन की साइज आप कैसे इंडिकेट करोगे कि ये डायमीटर है कि रेडियस है। ओके, बट उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप सीधा उससे साइज को रेडियस ले सकते हो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, टोटल एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि समझना एटॉमिक वॉल्यूम बोला हुआ है और टोटल वॉल्यूम भी फाइंड करना है 1 मोल हाइड्रोजन का। यानी कि सिंपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम है ये, ओके,
तो इसका वॉल्यूम कितना है वो भी फाइंड करना है, और ऐसे 1 मोल हाइड्रोजन ले लेते हैं तो उसका कितना वॉल्यूम होगा वो भी फाइंड करना है। 2 चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो VA यानी कि वी एटमिक, ओके, क्या फाइंड करोगे वो, और मैं लिखूंगा दूसरा VM यानी कि वी मोलर मास और मोलर वॉल्यूम। ये एटमिक वॉल्यूम और ये मोलर वॉल्यूम, दोनों में क्या फर्क है पता चला। ये सिंगल एटम का है और ये 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सो एटम कैन बी कंसीडर एज स्फीयर, ओके, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, therefore V atomic is equals to 4/3 pi r cube, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे और आपको खुद कैलकुलेटर चलाना भी है और इसे सॉल्व भी करना है। अब एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, खासियत यहाँ भी ये है, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10, ओके, और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, क्यूब, पता चला, डिवाइडेड बाय 3, 4/3 पाई r क्यूब हो गया। अब इसे सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा VA इज इक्वल्स टू, वो ऑल अबाउट 5.233 इंटू 10⁻⁻31 मीटर क्यूब। आपको कुछ सॉल्व करना ही है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बारी है हमारी मोलर वॉल्यूम फाइंड करने की। मोलर वॉल्यूम के लिए आपको 1 मोल हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं वो पता होना चाहिए, ओके। कितने होते हैं याद है सबको, आई होप कि सबको याद होगा। इन 1 मोल of hydrogen, number of atom that is equals to, you can represent it by Na, Avogadro number, okay, and Na is equals to कितना होता है 6.022 into 10 to the power 10⁻23 एटम्स होते हैं, ओके। तो हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय दिस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, ओके। सो देयरफॉर VM, ओके, दैट इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वॉल्यूम, ओके। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 6.022 10⁻23 multiply by 5.23 into 10 to the power minus 31, ओके। और इसका आंसर आपका 3.1 into 10 to the power minus 7 मीटर क्यूब आएगा। आपको कैलकुलेट करके देखना है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ बट आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके ही लिखोगे, वरना पता कैसे चलेगा सिंप्लीफाइड कैसे हुआ, ओके। चलिए, सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ नंबर 2.16। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे का क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। The 1 mole of the ideal gas at standard temperature and pressure, माने गैस TB जिसे बोलते हैं, that is 22.4 लीटर, यानी STP पे जो आइडियल गैस होता है उसका वॉल्यूम फिक्स है, कितना है, V is equals to 22.4 लीटर, ओके। That is also called molar volume। अभी हमने फाइंड किया, उसे भी मोलर वॉल्यूम बोलते हैं और इसे भी मोलर वॉल्यूम ही बोलते हैं।
And what is the ratio of the molar volume of atomic of 1 mole of hydrogen and this? ओके, यानी कि जस्ट हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इसका मोलर वॉल्यूम फाइंड किया. ओके, और अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द एसटीपी 1 मोल ऑफ द गैस या हाइड्रोजन गैस का इतना वॉल्यूम होता है, और आपको कंपैरिजन देनी है कि ऐसा क्यों होता है. ओके, यानी कि इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है वो कंपैरिजन देना है. ओके, और आप हाइड्रोजन एटम की साइज जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम लेके कैलकुलेट कर सकते हो. आगे हमने 0.5 एंगस्ट्रॉम लेके किया है. 1 एंगस्ट्रॉम लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट उठा लूंगा वहां से जो लिया है उसको ही. आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोसीजर फॉलो के 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, यानी कि एवोगैड्रो नंबर प्लेस करोगे और फाइंड करोगे. ओके, मैं डायरेक्टली आगे से जो फाइंड किया हुआ है उसे उठा लूंगा. ओके, और रेशियो क्यों लार्ज है उसका रीजन भी क्रॉस करेंगे. चलिए पहले इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा हमारा किस में होना चाहिए, मीटर क्यूब में होना चाहिए, और यहाँ पे लीटर में है. तो लीटर टू मीटर क्यूब कन्वर्ट करने के लिए याद रखिए, लीटर टू मीटर क्यूब कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, याद रखिए 22.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, अब ये बन गया मेरा मीटर क्यूब. ओके, यानी कि एक काम सॉल्व हो गया. अब आप क्या करोगे कि V मोलर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na, इसकी कैलकुलेशन करोगे, और R इज इक्वल्स टू क्या लोगे, 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर. यहाँ पे 10⁻⁻10 लेकर आप कैलकुलेट करोगे. Na इज इक्वल्स टू आगे लिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23, 4 पाई 3 ये सब तो कांस्टेंट है. ये कैलकुलेट करोगे और उसके बाद आगे बढ़ोगे. ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा रेशियो ले लेता हूँ. आगे मैंने जो डिराइव किया हुआ है आंसर उसी के ऊपर से आपको ये जनरलाइज करना है कि 0.5 से या 1 एंगस्ट्रॉम से आंसर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है. ओके, तो चलिए आंसर जो है वो डायरेक्ट ले लेता हूँ. सो वी आर गोइंग टू टेक द रेशियो, यानी कि मोलर वॉल्यूम of divided by 1 mole of hydrogen atom. Okay, so that is 22.4 liter into 10 to the power -3 जो हमने ऊपर निकाला, एंड डिवाइडेड बाय आगे हम जो 1 मोल हाइड्रोजन का आंसर लेके आए थे उसे, यानी कि 3.15 इंटू 10 टू द पावर -7. ओके, और इसका आंसर आएगा आपका अबाउट 7.1 इंटू द 10 टू द पावर 4. ओके, अब समझिए आप कि ये आपको सेंट्रलाइज करने के लिए क्यों दिया है. ये भी मोलर वॉल्यूम है, ये भी मोलर वॉल्यूम है. ये जनरल थॉट से है और ये स्टैंडर्ड थॉट से है. यानी कि हमने पहले क्या निकाला था, एक एटम है हाइड्रोजन का, उसका वॉल्यूम, बराबर. तो आपको 10 हाइड्रोजन एटम दिए जाए तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो. दैट इज जनरल थॉट. सेम टू सेम हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन तैयार है कि इन अ 1 मोल ऑफ अ हाइड्रोजन हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर. So if we find out the volume of one atom, so simply we can multiply with the atomic number and we can calculate the total volume. Okay,
एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द एसटीपी, हमें पता है कि आइडियल गैस, मान लो हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम 22.4 लीटर करते हो तो और तो ही उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, Na यानी एवोगैड्रो नंबर जितने होते हैं। ओके, तो वही डेफिनेशन का इस्तेमाल करके हमने उसका फिर से क्या कैलकुलेट किया, मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया। वो स्टैंडर्ड है 22.4 लीटर, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और जनरल टर्म के अनुसार दोनों आंसर या दोनों रेशियो लेते हैं तो 1 आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों वैल्यूज जो है उसमें काफी अंतर है, 10,000 टाइम्स का। ठीक है, कितना, 10,000 टाइम्स। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस का ऑक्यूपाइड, वो 10,000 टाइम्स लार्जर है जनरल उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए। ओके, उसके बजाय क्या होता है, 10,000 टाइम्स एक्स्ट्रा वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है। तो उसका रीजन क्या है? ओके, तो उसका रीजन बहुत ही आसान है कि एज वी नो दैट द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर रैंडम एंड दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जैसा कि सॉलिड में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर प्लेस्ड और सेट टुगेदर इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, यानी एक दूसरे के बहुत ही नजदीक अरेंज होते हैं। लिक्विड में एक दूसरे से लूजली बाउंड इंटरएटमिक स्पेस बढ़ जाता है, और गैसियस में इंटरएटमिक स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, यानी वो दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। अगर एक दूसरे के दूर दूर बैठेंगे तो उनके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो जनरली लार्ज ही होगा। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई the molar volume of the hydrogen at a standard temperature and pressure is large. Okay, तो ये हमने रीजन दे दिया। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑफ द मोरल ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है कि जनरल रिलेटिविटी का क्वेश्चन है 2.18, जो भी समझने लायक है तो मैं आपको समझा देता हूं और 1 लाइन में आंसर लिख दूंगा। इसका भी जो फाइनल स्टेटमेंट है वो भी लिख दूंगा और उस क्वेश्चन का भी आंसर लिख दूंगा। समझ लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि व्हेन यू आर मूविंग इन द ट्रेन और बस, आपने देखा होगा कि आपकी नजदीक की चीज है, यानी कि रोड साइड में जो आपको ट्रीज दिखते हैं, प्लांट्स हैं, डिवाइडर्स हैं, वो आपकी बस या ट्रेन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती हुई दिखाई देंगी। ओके, एंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी लार्ज डिस्टेंस, यानी कि दूर आपको कोई हिल्स दिख रही हैं, यानी पहाड़ दिख रहे हैं, या क्लाउड्स दिख रहे हैं, ठीक है, या स्टार्स दिख रहे हैं, मून दिख रहे हैं, वो आपको आपकी बस या ट्रेन के डायरेक्शन में ही आपके साथ साथ मूव कर रहे हैं, ऐसा नजर में आता है। ओके, फिर से रिमाइंड करता हूं, आप बस या ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हो और आपकी नज़दीक वाली चीज़ें, जैसे कि रोड के एंड पे ट्रीज होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, अदर व्हीकल्स हैं जो स्टेशनरी है, रोड्स हैं, डिवाइडर है, वो सभी आपकी ट्रेन की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा लगता है हमें। ठीक है, बट उसी बस के अंदर बैठकर उसी डायरेक्शन में जाते हुए हम दूर देखते हैं, जैसे दूर कोई हिल है, क्लाउड्स हैं, रात में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो स्टार्स हैं, मून है, वो आपको आपकी बस की डायरेक्शन में यानी आपके साथ साथ ही चल रहे हैं ऐसा लगता है। ओके, तो ऐसा क्यों? ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ जनरल रिलेटिविटी। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा उसका जो आंसर करेंगे वो पैरेलैक्स मेथड से करेंगे। ठीक है, यानी कि the line which is joined to your eyes to the object. ओके, यानी कि आप एक इंस्टेंट पे एक लाइन थॉट कर लो जो उस ऑब्जेक्ट को, यानी कि मैं कोई बिल्डिंग को देख रहा हूँ या ट्री को देख रहा हूँ या कोई डिवाइडर को देख रहा हूँ या कोई पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहा हूँ,
उस पॉइंट से लेकर आपकी आंख को जोड़ने वाली एक लाइन थॉट कर लो, ठीक है। और अब जैसे ही आपकी कार या आपकी बस या ट्रेन जो मूव कर रही है, ओके, जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो, और ये लाइन आपको, आपकी आंख को और उस ऑब्जेक्ट को जोड़ रही है। अब जैसे ही आपकी डायरेक्शन बदलेगी, जैसे ही यानी आप आगे बढ़ रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल होगा उस लाइन का, वो तुरंत बदल जाएगा। आपने जैसे ही आगे बढ़े और या पीछे गए, जिस भी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, तो आपकी मोशन की साथ ये जो लाइन है या ये स्टैंडर्ड रेफरेंस लाइन है, उसके साथ जो एंगल क्रिएट होता है वो तुरंत बदल जाता है। ओके, तो इसके वजह से आपको वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता दिखाई देगा। यानी कि आप आगे बढ़ रहे हो तो ये आपको कहाँ नजर में आएगा, पीछे जा रहा है ऐसा लगेगा। ओके, यानी एंगल मेड बाय द लाइन टू द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट is change quickly. Okay, so that is the reason why it seems the moving in opposite direction. और same to same at the same time अगर आप बहुत दूर देखते हो, ओके, यानी कि आप से क्लाउड्स जो है वो कुछ ज्यादा ही दूरी पर है, ठीक है। यानी कि आपने जो डिस्टेंस कट किया, मान लो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आपने जो 1 मिनट में डिस्टेंस कवर किया, ओके, उसके कंपैरिजन में क्लाउड का जो डिस्टेंस है आपके पोजीशन से वो कुछ ज्यादा है, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर है। ओके, तो ये जो एंगल अब चेंज होगा वो क्विक चेंज नहीं होगा, और ये रीजन है। अब स्टार्स और मून की तो बात कुछ ज्यादा ही हो गई, दोनों डिस्टेंस, और वहां पे जो एंगल चेंज होगा, ओके, आपकी मोशन की वजह से, तो वो तुरंत चेंज नहीं होगा, और चेंज होगा तो बहुत ही माइनर होगा, बहुत ही छोटा होगा। ओके, तो ये रीजन है कि क्यों आपको मून, क्लाउड्स और फार डिस्टेंस चीजें हैं वो आपको साथ में चलती हुई नजर आती है। ओके, वहां पे एंगल नहीं है, एंगल 0 है ऑलमोस्ट, तो आपको वो आपकी डायरेक्शन में ही आपके साथ साथ चलते ही दिखाई देगी, ठीक है। और जो नजदीकी चीजें हैं उसके साथ आपकी आंखों का जो एंगल क्रिएट होगा है वो तुरंत बदल जाता है, तो वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती नजर आएंगी। ओके, सो दैट इज द बेसिक रीजन। समझ में आ रहा है ना? चल देख लीजिए, मैंने आंसर लिख दिया है, आगे का भी और ये वाला भी। ओके, फिर से एक बार बता देता हूँ कौन सा एंगल देखना है आपको। आपकी आंखों से आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उसको जोड़ने वाली एक इमेजिनरी लाइन थॉट करनी है, और ये लाइन, ओके, आपके साथ यानी कि आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जैसे ही आगे बढ़ेगी, ओके, और आप कुछ टाइम के बाद यहाँ पे हो, तो आपकी ये वाली लाइन के साथ यहाँ अब जो लाइन बनी उसने एंगल क्रिएट किया। ओके, तो ये थीटा जितनी जल्दी चेंज होता है वैसे ही आपको वो ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ नजर आता है। अगर ये एंगल नहीं बदलता है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट आपकी के साथ मूव करता है, ऐसा दिखाई देता है, और ये एंगल चेंज हो जाता है तो वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता नजर में आता है। ओके, दैट आई हैव रिटन ओवर हियर। क्लियर? ओके, अब यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं 2.21, आपको खाली पढ़ना है और समझना है, ठीक है। और 2.20 में आपको 4.29 लाइट ईयर को पार्सेक में कन्वर्ट करना है। कितना? 4.29 लाइट ईयर को पार्सेक में कवर करना है। ओके, तो आप क्या करोगे, पहले 1 लाइट ईयर और डिवाइडेड बाय 1 पीसी, इन दोनों की वैल्यू मीटर में रखोगे। जैसे यहाँ पे आपको पता है कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, बराबर।
अब इसका जो आंसर आता है उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आपका क्या आ गया, 1 लाइट इक्वल्स टू हाउ मच पीसी आ गया। अब दोनों साइड क्या करो, 4.29 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, पता चला। पहले क्या करना है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 पार्सेक की वैल्यू आपको यहाँ पे मीटर में रखनी है। इसका जो आंसर आता है अब फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। उसके बाद फाइनल स्टेप में 4.29 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.29 लाइट ईयर इक्वल्स टू हाउ मच पीसी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको 4.29 लाइट ईयर को हाउ मच पार्सेक आते हैं उसमें कन्वर्ट करने हैं। और उसका जो सेकंड सेशन है वो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, 2.20 का पता चला कैसे करना है। और 2.19 जो है वो भी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में भी आ गया होगा और एंजॉयबल भी रहा होगा। अब जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको मैं सॉल्व करने देता रहूँगा और जो लॉजिकल बड़े क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाते रहूँगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।